जय हिंद दोस्तों। मैं दिनेश आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दिनेश सर हिंदी वाले यूट्यूब चैनल पर। और हमारी हिंदी की जो टेस्ट सीरीज़ है उसके अगले पड़ाव पर आगे बढ़ते हैं। और अगला क्रम जो है हमारा है वो है टेस्ट सीरीज़ का 11वां वीडियो। तो चलिए बिना देरी के हम लोग 11वें वीडियो को कंप्लीट करते हैं, क्वेश्चनों को देखते हैं और कुछ नया सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 है, हिंदी भाषा के मूल्यांकन के संचित अभिलेखों में होना चाहिए विद्यार्थियों की उपस्थिति और चिकित्सा रिकॉर्ड, विद्यार्थियों द्वारा प्रदर्शित अनुशासनहीनता की घटनाओं का रिकॉर्ड, विद्यार्थियों की रुचियों, अभिक्षमता और सामाजिक समायोजन के प्रगतिशील विकास का रिकॉर्ड और किसी भी विशिष्ट दिन विद्यार्थी के व्यवहार का रिकॉर्ड। तो इसमें आंसर होना चाहिए आपको का विद्यार्थियों की रुचियों और उनके अभिक्षमता, सामाजिक समायोजन के प्रगतिशील विकास का रिकॉर्ड इसमें होना चाहिए। ये आंसर आप लोगों का हो जाएगा सी। क्या चयनित किया हम लोगों ने? आंसर सी। तो सी आंसर आप लोगों का सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वह हिंदी वर्णमाला से संबंधित प्रश्न है, ध्वनि के प्रतीकों को क्या कहा जाता है? या ध्वनि के प्रतीक को खालिस्तान कहते हैं, वर्ण, लिपि, संकेत या वर्णमाला? तो देखो, वर्णों के सुव्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं, वर्णों के सुव्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। और वर्ण क्या होती हैं? तो ये भाषा की छोटी इकाई कहलाती है। और ध्वनि प्रतीक बोल रहा है तो ध्वनि से ही वर्ण बनते हैं, पर उसके जो लिखित रूप को कहते हैं, लिपिबद्ध रूप को ध्वनि प्रतीक कहा जाता है। इसलिए आंसर क्या लगाएंगे बेटा? यहाँ पर बी लगाएंगे। बच्चे वर्ण और लिपि में ज़्यादा कंफ्यूज होंगे, इसलिए आंसर यहाँ मैं बता दे रहा हूँ, लिपि लगाना है, वर्ण नहीं लगाना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता है कौन सी? बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करना, बच्चों के भाषा प्रयोग पर कोई प्रभाव नहीं डालना, ये तो गलत हो गया। बच्चों की अलंकारिक भाषा प्रयोग के लिए प्रेरित नहीं, अलंकारिक और चमत्कारिक और द्विअर्थी भाषा तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बच्चों को भाषा का अनुकरण करने के लिए बाध्य करती है, यह भी पूरी तरह से सही नहीं है। तो फिर हमारे पास सही उत्तर कौन सा बचा है बेटा? ए। सही उत्तर क्या बचा हमारे पास? ए चयनित कीजिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है, तन्वी जब भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए खड़ी होती है वह बोलने में हकलाने लगती है, इसका कारण क्या हो सकता है? उसे बोलना नहीं आता? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, आता होगा। अभिव्यक्ति करना नहीं आता? औपचारिक स्थितियों में बोलने में वह मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस करती, यही सही उत्तर है। क्योंकि वह एक थोड़ा सा अपने ऊपर एक प्रेशर का अनुभव करती हैं औपचारिक स्थितियों में, जब भी उसको ऐसा कहा जाता है कि प्रश्नों के उत्तर, कई बार होते हैं ना कि कुछ बच्चे प्रश्नों का उत्तर देने में, लिखकर बताने में बड़ा सहजता महसूस करते हैं, पर किसी के सामने बोलकर बताने में सहजता उन्हें महसूस नहीं होती। ऐसे कई सारे बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बोलने के लिए बड़े प्रखर होते हैं परंतु लिख नहीं पाते हैं। तो ये इस तरह की कुछ चीज़ें हो सकती है बच्चों के साथ। धीरे धीरे समय के साथ साथ वो धीरे धीरे चीज़ें सब ख़त्म होती भी चली जाती हैं, दूर भी हो जाती है। उसके लिए आप शिक्षक को थोड़ी मेहनत करनी होती है। सही उत्तर हो जाएगा बेटा सी। अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, एमपी टेट के लिए भी महत्वपूर्ण प्रश्न है और एमपीएसआई वगैरह के लिए भी महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि यह जो एक शब्द का विखंडित रूप दिया हुआ है, अब इसे हमें एक संयोजन रूप में लाना है। इसको कहते हैं वर्ण विच्छेदन। क्या कहते हैं बेटा? इसको वर्ण विच्छेदन कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण विच्छेदन के नाम से इस टॉपिक को जाना जाता है, वर्ण विच्छेदन। सॉरी, वर्ण विच्छेदन के नाम से इस टॉपिक को जाना जाता है। इसमें क्या है कि वर्णों का पूरी तरह से विच्छेदन कर दिया। अब देखो यहाँ स्वर जो है वो तो पूरा का पूरा रहेगा आ, प में लगा हुआ है छोटा ऊ, तो कर दिया हमने छोटा ऊ। र की रेफ लगी हुई है, क्योंकि त में छोटी ई की लगी रहेगी, तो ये लगा दी त और ये लगा दी र की रेफ। हो गया आपूर्ति। अब देख लीजिए कहाँ पर लिखा हुआ सही, तो सही लिखा हुआ है सी नंबर पर। 125 आपूर्ति, छोटा ऊ लगा होगा ना बेटा, अगर बड़ा ऊ लगा होता तो आपूर्ति हो जाता, है ना। इसलिए सही उत्तर जो है आप लोग यहाँ क्या लगाएंगे? छोटा ऊ लगा है तो छोटा ऊ लगाएंगे
और अगर बड़ा ऊ लगा होता तो हम लोग बड़ा ऊ लगाते हैं। यहाँ छोटा ऊ लगा है इसलिए हम लोगों ने छोटा ऊ लगाना है। तो सही उत्तर हम लोगों का क्या हो जाएगा यहाँ सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 126। 126वां प्रश्न क्या कहता है कि निम्न में से भाषा शिक्षण में मूल्यांकन उपागम का प्रवर्तक कौन है। मूल्यांकन उपागम के लिए किस विद्वान को जाना जाता है। तो इसका सीधा सीधा मैं आंसर दे देता हूँ, B.S. ब्लूम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, इसके बारे में आप लोग थोड़ा विस्तार से पढ़िए। इस व्यक्ति के बारे में बहुत अच्छे से सीखने के लिए मिलेगा मूल्यांकन को लेकर, क्योंकि मूल्यांकन के क्वेश्चन खूब आए हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से खेलों द्वारा प्रमुख रूप से भाषा के जिस पक्ष का शिक्षण किया जा सकता है वह निम्न में से कौन सा है। मौखिक भाषा, व्याकरणिक भाषा, समास विग्रह की भाषा और अनुच्छेदन की भाषा। तो 127 का उत्तर हो जाएगा खेलों द्वारा मौखिक भाषा। सही उत्तर क्या लगाएंगे, मौखिक भाषा। अगला प्रश्न है 128 नंबर पर, एक मिनट, हाँ 127 हो चुका है। 128वां प्रश्न है हमारे पास, पढ़ना सिखाने के लिए साहचर्य प्रणाली का निर्माण निम्न में से किसने किया था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। मॉन्टेसरी ने किया है। किसने किया है, मारिया मॉन्टेसरी ने किया है। इटली की रहने वाली है ये मारिया मॉन्टेसरी। जिन लोगों ने मुझसे क्लास में पढ़ा होगा उनको पता होगा, इनके बारे में बहुत अच्छे से मैंने पढ़ा रखा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास 129 नंबर का कि भारत के संदर्भ में भाषा के विभिन्न रूप या विविध रूप है, कौन कौन से हैं। अंतर्राष्ट्रीय भाषा, मातृभाषा व राष्ट्रभाषा, सांस्कृतिक भाषा व क्षेत्रीय भाषा। अब यहीं पर बात देखो, अंतर्राष्ट्रीय भाषा भी है, मातृभाषा और राष्ट्रभाषा एवं सांस्कृतिक भाषा व क्षेत्रीय भाषा भी। तो इसलिए उत्तर क्या चयनित करें हमने, उन्हें डी उत्तर चयनित करना है। क्या उत्तर चयनित करना है, डी। यहाँ से सही उत्तर आप लोग डी चयनित कर सकते हैं 129 नंबर के प्रश्न के साथ। अगला प्रश्न है 130 नंबर का प्रश्न है कि भाषा शिक्षण का सामान्य उद्देश्य क्या है। तो छात्रों में सृजनात्मक शक्ति का विकास करना, भावानुकूल भाषा प्रयोग, स्वर निर्माण, अंग संचालन का अभ्यास करना, छात्रों में शुद्ध सरल स्पष्ट ढंग से आत्माभिव्यक्ति की योग्यता उत्पन्न करना और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य ये बच्चों के अंदर ये सारी चीज़ें समाहित हो सके, उनके अंदर ये सारी चीज़ें आ सके। इसलिए उत्तर हम लोग चयनित करेंगे, डी उत्तर चयनित कर सकते हैं। अगला प्रश्न है भाषा एवं बोली में निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प अंतर प्रकट नहीं करता। भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है परंतु बोली का क्षेत्र सीमित होता है। बिल्कुल सही बात है। भाषा के बारे में लिखा है एक भाषा में अनेक बोलियां सम्मिलित हो सकती है, यह भी सही है। भाषा में व्याकरण के सिद्धांतों का प्रयोग होता है परंतु बोली में नहीं होता। बोली में मानकता होती है, भाषा में नहीं, जबकि ये गलत बात है। बोली में मानक नहीं होती जबकि भाषा में मानक भाषा होती है। तो यहाँ सही उत्तर जो है हमारे पास चयनित हो जाएगा बेटा, डी हम लोग चयनित कर सकते हैं, सही उत्तर डी। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका डी। बाकी ये तीनों जो बातें हैं बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न है 132 नंबर का, भाषा का परिवेश से संबंध है अनिश्चित, मुक्त, बाह्य और गहरा। तो भाषा का परिवेश मतलब होता है कि जो उसका आसपास का वातावरण है, माहौल है, उसकी बात करते हैं। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा डी, गहरा संबंध होता है। अगला प्रश्न है व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता है पहले नियम का विश्लेषण करना, पहले उदाहरण प्रस्तुत करना, पहले नियम बताना, पहले मनोरंजन गतिविधियां करना, मनोरंजक। तो इसका सही उत्तर जो आगमन विधि है इसकी बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि पहले उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है फिर नियम वगैरह बताया जाता है। और निगमन विधि में क्या होता है कि पहले नियम वगैरह बताए जाते हैं फिर उदाहरण वगैरह और उसकी डिटेल प्रस्तुत की जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 134, यदि कोई बच्चा, ये बच्चा लिखा हुआ है बेटा, है ना, बच्चा नहीं है, बच्चा है।
यदि कोई बच्चा खत को तख पढ़ता है बोला है ना, पढ़ता है, तो वह किस डिसऑर्डर से, तो उसे कौन सा डिसऑर्डर है। अब देखिए इसमें डिसलेक्सिया लिखा है, तो लेक्सिया तो लिखने के लिए होता है, डिसफेजिया है, डिसकैल्कुलिया है, डिसग्राफिया है। तो डिसग्राफिया भी लेखन से संबंधित है और डिसकैल्कुलिया गणितीय से है, डिसफेजिया मतलब बोलने में संबंधित विकार है। तो बचा सिर्फ हमारे पास कौन सा बेटा, डिसलेक्सिया। तो वो लिखता गलत है, यहाँ पढ़ता भी लिखा है और लिखता भी लिखा है, इसलिए आंसर क्या लिख दीजिए अभी, डिसलेक्सिया। हालांकि यह क्वेश्चन जो है ये डाउटफुल होना चाहिए, चारों ऑप्शन इसमें मेल नहीं खाते हैं। यहाँ सही आंसर डिसग्राफिया होना चाहिए था, क्योंकि अच्छा डिसलेक्सिया लिखता है और डिसग्राफिया में भी लिखने का हो जाएगा और यहाँ पढ़ने की बात कर रहा है, तो ठीक है, लक्ष्य को लुक्स पढ़ता है, सही आंसर है बेटा, गड़बड़ नहीं है, सही आंसर है। ये डिसग्राफिया लेखन से संबंधित है और डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित है, तो यहाँ पढ़ना लिखा है, अगर लिखता लिखा होता तो डिसग्राफिया हो जाता। सही उत्तर ए है बेटा। चलिए सही उत्तर ए है। अगला प्रश्न है, निम्न में से देश विदेश में कौन सा समास है। तो देश और विदेश दो अलग अलग शब्द है, तो द्वंद्व समास यहाँ पर होगा। आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगला प्रश्न है 136 नंबर के, निम्न में से कौन सा शब्द संकीर्ण का विलोम है। संकीर्ण, संकीर्ण का क्या हो जाएगा भैया, तो कुंचित, विस्तीर्ण, संकुचित और सकरा। तो 135 136 का सही उत्तर हो जाएगा विस्तीर्ण। विस्तार हो जाएगा, संकीर्ण मतलब छोटा हो जाता है, सकरा हो जाता है, तो विस्तार हो जाएगा उसका सही उत्तर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 137 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से चिर संचित में कौन सा उपसर्ग है। तो इसमें उपसर्ग है बेटा चिर, और ये एक अव्यय की तरह यूज होने वाला उपसर्ग है, इसलिए आंसर लगा दीजिए यहाँ पर ए। क्या लगा दिया हम लोगों ने आंसर, ए। चिर उपसर्ग लगा है बेटा, है ना। अगला प्रश्न है 138 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से विराग का विलोम क्या होता है। तो विराग का विराग, राग का अनुराग हो जाएगा और अनुराग का विराग होता है, तो सही उत्तर जो है हमारे पास 138 का डी हो जाएगा। रुचि का अरुचि हो जाता है बेटा, तो यहाँ रुचि हो जाएगा, और विरक्त का अनुरक्त हो जाता है। ठीक है, और इस तरह से आंसर आप लोग यहाँ पर क्या लगा सकते हैं बंधु, डी लगा सकते हैं। अगला देखिए, अगला है, निम्न में से करुण रस का स्थायी भाव है। करुण रस का स्थायी भाव क्या है, तो शोक है। करुण रस का स्थायी भाव क्या है बेटा, शोक है। करुणा तो उसी के जैसा शब्द है। क्रोध जो है आप लोगों को पता है रौद्र रस का स्थायी भाव है, और उत्साह जो है ये वीर रस का स्थायी भाव है। तो आंसर आप लोगों को यहाँ प्राप्त हो गया ए। और आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 40, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द कौन सा है। तो तत्सम शब्द जो है इसमें सावन का श्रावण हो जाता है, सूरज का सूर्य हो जाता है, ठप्पा का ठप्प हो जाता है, विवाह, ये ब्याह लिखा होता है ना। ठीक है, आंसर लगाएंगे यहाँ पर बी। चलिए, तो ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न, आज के लिए इतना ही। इति श्री, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे नए शब्द नए उदाहरणों के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि।